दोस्तों नमस्कार। मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम प्रशांत है। उच्च हाय शक्ति प्रसन्न से। भाई। हाय दोस्तों, हाय हाय, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज ईश्वर की कृपा है। अल्कोहलिक एनोनिमस की पवित्र मीटिंग है। आप लोगों की सुंदर फेलोशिप है। इसी कारण दोस्तों अभी तक के मैंने शराब नहीं पिया। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का बिल्कुल प्रयत्न कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों कल मुझे वीरेंद्र भाई का फोन आया था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारा जो मुक्ति पायोनियर्स नेहांचल समूह नागपुर, मतलब दोपहर की जो ऑनलाइन मीटिंग होती है, उसमें आपको 4 साल का जो भी आपका अनुभव है और ईश्वर का आभार व्यक्त करना है, तो आपको टाइम मिलेगा क्या? तो दोस्तों मैंने हो बोल दिया भाव को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज 19 तारीख है और शिवाजी छत्रपति महाराज की जयंती है, तो आज गवर्नमेंट छुट्टी है। तो मैंने भाऊ को हो बोल दिया था। और अभी अचानक जैसे मैं ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइंट हुआ, यहाँ पर व्यक्तिगत अनुभव चालू थे, तो दोस्तों मेरा कैसे वो वाटर सप्लाई से संबंधित काम है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रेन गटर वगैरह बोलते हैं ना उसको, वो एमआईडीसी एरिया है। तो वहाँ का काम चालू है और मेरे साहब का अभी मुझे फोन आया कि मैं आधे घंटे में सावनेर में पहुंच रहा हूँ करके। मैं साहब को सीधा सीधा बोल दिया कि सर, बोला आप मुझे 3 बजे तक के टाइम दो, मुझे 30-35 मिनट की मीटिंग बची है, बोला मेरी। मैं मेरी ऑनलाइन मीटिंग खत्म करके साइट पे आता हूँ। तो मेरे साहब भी मान गए। ठीक है बोले, मैं धीरे से आता हूँ, तू अपनी मीटिंग निपटा और फिर यहाँ पे साइट पे आ बोले। तो दोस्तों ये ईश्वर का बहुत बड़ा आभार है दोस्तों कि मेरे को आज मतलब आपके साथ में अनुभव बांटने का मौका भी मिला। और मेरे साहब भी समझ गए कि नहीं, वाह ये भाई कोई व्यक्तिगत अपने पर्सनल मीटिंग में है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर की जो इच्छा थी वो वीरेंद्र भाऊ के मुंह से प्रकट हुई। और देखिए मैं आप लोगों के सामने इस दोपहर की ऑनलाइन मीटिंग में आपके फेलोशिप में हूँ दोस्तों। अब जबकि कैसे सरकारी कर्मचारी होने के नाते दिन में टाइम ही नहीं मिलता दोस्तों, तो फिर से मैं बोलूंगा आपको, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। दोस्तों मैं मेरा अनुभव चालू करता हूँ। तो दोस्तों ये में वैसे जो मेरी शुरुआत थी ना, वो 8/11/2015 से हुई थी। और 2 ढाई साल मैं मीटिंगें किया। 2 ढाई साल मीटिंगें करने के बाद में मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया था दोस्तों कि मध्यपाश नाम की बीमारी क्या है, वन डे एट अ टाइम क्या है, एक्शन इज ए मैजिक वर्ड क्या है। तो थोड़ी बहुत दोस्तों सफलता भी मिलने लगी, लेकिन वो कहते हैं ना अहंकार जिसको बोलते हैं, तो ये मेरा अहंकार मेरे को मतलब कुछ काम करने नहीं देता था। मुझे ऐसा लगता था क्या रोज रोज की मीटिंग करना, यहाँ पर फिर से वही पुरानी बातें होती है, वही वाक्य बार बार दोहराए जाते हैं, मध्यपाश मध्यपाश मध्यपाश, रिकवरी रिकवरी रिकवरी। तो दोस्तों इससे मैं थोड़ा बहुत उब चुका था। तो 2.5 साल बाद दोस्तों मैंने मीटिंग छोड़ दी। मैं बोला नहीं, अभी मेरे को सब कुछ पता चल गया ये मीटिंग में क्या क्या होता करके। तो छोड़ दी। तो सिर्फ मैं 6 महीना थोड़ा सा अच्छा रहा दोस्तों खुद के बलबूते पे। लेकिन 6 महीने बाद दोस्तों मेरे साथ में ऐसा कुछ हादसा हुआ कि मैं ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो आकर्षण था वो मेरे दिमाग से, मेरे शरीर से निकल गया था। और फिर मैं फिर से मेरी पुरानी संगत में आ गया। और 1.5 साल तक के दोस्तों, मतलब 9 फरवरी 2020 तक के, मैंने ऐसी परेशानी, ऐसे नुकसान, ऐसी वेदनाएं झेली कि मैं शायद अभी तक के फोटो मेरी टंगी रहती दोस्तों, अगर ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर ना होती और ये अल्कोहलिक एनोनिमस के दरवाजे मेरे लिए बंद ना होते। दोस्तों नॉट एट के तहत मुझे फिर से सही मायने में 10 फरवरी 2020 से सफलता मिलना चालू हुआ दोस्तों। क्योंकि मैं ना परेशान हो चुका था इस शराबियत वाली जिंदगी से दोस्तों। लेकिन क्या करूं, मेरा मन और मेरा जो शरीर इतना कमजोर हो चुका था शराब के सामने कि मैं तो ना छोड़ सकता था ना कम कर सकता था। छोड़ने की बहुत तीव्र इच्छा होती थी कि नहीं यार, वो किसी कारण मैं शराब को छोड़ दूं तो अच्छा रहूं। लेकिन दोस्तों फिर से जब मैं कभी मार्केट में जाता या फिर घर से कहीं बाहर निकलता ना, तो मेरे लिए वो बिल्कुल परेशानी खड़ी हो जाती थी और मैं फिर से पीना शुरू कर देता था दोस्तों। दोस्तों बात ऐसी थी कि ये मैं आने से पूर्व शराब का जो आनंद लेता था मैं, तो वो मौज मजे के खातिर ही 4 दोस्तों के साथ में मेरी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों यही बाद में मौज मजा देने वाली शराब मुझे उसके उपरांत दोस्तों पीड़ा, ग्लानि, अपमान भरा जीवन देने लगी। क्योंकि दोस्तों मेरी परेशानी ऐसी हो चुकी थी, मेरा शरीर बदल चुका था। और ये जो मैं हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार पीता था, तो वो हफ्ते की जो शराब थी वो दिन में, और दिन की शराब दिन भर आने लगी दोस्तों। और मेरा थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब है लेकिन फील्ड वर्क है। तो फील्ड वर्क होने की वजह से दोस्तों साहब लोग हमारे नागपुर में बैठते हैं। नागपुर में ऑफिस है हमारा हेडक्वार्टर, तो वही से सूत्र संचालन होता है। और यहाँ से हम कोई वीडियो कॉल वगैरह करके यहाँ पे जो भी कोई प्रॉब्लम है साहब लोगों को बता देते। तो साहब लोग हमें वैसे डायरेक्शन देते कि इस तरह से आप लोग ये काम करो करके। तो दोस्तों यहाँ पे ना तो कोई साहब का टेंशन था ना प्रेजेंटी का, क्योंकि हमारा मास्टर ही नहीं है।
कभी भी ड्यूटी पे आओ, कभी भी जाओ, हम कहीं घूमने जाते हैं, साहब को बोल देते साइड पे जाओ, जा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे साइड पे होने की वजह से मेरे को यहाँ पे इनकम सोर्स जो था वो थोड़ा सा अच्छा खासा था। तो पेमेंट की वजह से मुझे दिक्कत नहीं जाती थी बाहर के पैसे कमाने के लिए। तो मेरा जो पैसा कमाने का तरीका ऐसा था कि जहाँ पे मैं अगर 100 रुपए का काम करूँ तो वहां पे मैं 500 रुपए कंपनी वाले से मांग लेता था, और वो दे भी देते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये वाटर सप्लाई से संबंधित इंसान है, कभी भी अपना वाटर सप्लाई ब्रेक हुआ तो ये आदमी रात बेरात अपने लिए दौड़ता है और हमारा वाटर सप्लाई सुरक्षित चालू रखता है। दोस्तों ऐसा करते करते वो जो ऊपर की कमाई होती थी तो मैं वो उड़ाने लगा, रात दिन सवेरे शाम वही शराब शराब शराब। घर से एक बार मैं निकला तो शाम को ही 10 साढ़े 10 बजे के बाद मैं आता था, मतलब ना खाने की चिंता थी ना कहीं घर जाने की चिंता थी, जो कुछ भी रहता था मेरा वो सब बियर बार या फिर ठेके पे ही होता था। तो दोस्तों मेरे बीबी को इससे फिर तकलीफ होने लगी। मेरे बीबी ने मेरे को समझाना चालू किया कि आप शराब पीते हो ठीक है, लेकिन इतनी भी शराब मत पिया करो कि आप बेहोशी के हालत में या फिर बेकाबू होकर घर में आ जाओ और तमाशे करने लगो। आपको अगर मजा ही लेना है शराब का तो आप शराब पी सकते हो, लेकिन नियंत्रित मात्रा में पियो। मैं बीबी को मेरे हो हा करके ऐसे टाल देता था, और हर बार सोचता था कि मैं आज के दिन तो भी नियंत्रित मात्रा में शराब पीऊंगा। लेकिन दोस्तों मैंने जब जब देखा कि मैं नियंत्रित मात्रा में शराब पीने जा रहा हूँ, और शराब का जब पहला ही घूंट मेरे पेट में जाता था तो मेरे शरीर से अचानक बदलाव वाली हरकतें चालू हो जाती थी। और फिर मैं सोचता था कि अभी मैंने थोड़ी सी तो मार लिया, और थोड़ी सी मार के मेरा कुछ हुआ नहीं, तो फिर से मैं और एक 90 लेने के चक्कर में रहता था और 90 पी भी जाता था। तो दोस्तों ऐसा करते करते थे मुझे कम से कम 8 से 10 घंटा मैं शराब की लत में डूबा पड़ा रहता था, और ऐसा लगता था कि शराब मेरे को चढ़ी ही नहीं, जबकि मेरा होश मेरे को संभलता नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों फिर आगे चल के मेरे घर में वाद विवाद होने लगे, बीवी परेशान होने लगी, बच्चे छोटे छोटे थे, डरे सहमे से रहते थे। वो बीवी के साथ में आए दिन झगड़ा होना, वो खाने के बर्तन फेंकना, गाली गलौज करना। मैं कभी कभी खाना भी नहीं खाता था और ना मेरी बीवी को खाने देता था। वो बर्तन वर्तन वैसे के वैसे घर में पड़े रहते थे, दूसरे दिन कैसे तो वो मेरी बीवी उठा के साफ सफाई कर लेती थी। और बात ऐसी रहती थी कि रात को मैं शराब पी के जब भी घर में आता था तो मेरी बीवी को मालूम रहता था कि ये आदमी अभी पी के है, और पीने के बाद में ये आदमी बिगड़ जाता है, तो अभी इससे बात करना उचित नहीं है। तो दूसरे दिन दोस्तों मेरी जब शराब उतरती थी तब वो सवेरे सवेरे बिल्कुल अपनी वो चालू कर देती थी, अमृतवाणी। और ऐसे ऐसे शब्द वहां पे बोलती थी कि वो मेरे मन को मेरे शरीर को चुभते थे। और फिर उसी की खुन्नस लेके मैं दोस्तों सवेरे और घर से बाहर निकलता था, और फिर शराब के ठेके पे जाके दिन भर शराब पीते रहता था। तो ये मेरा ऐसा दिन चलते रहता था। तो दोस्तों धीरे धीरे मेरी आर्थिकता कमजोर होने लगी, मेरी जो बॉडी थी अच्छी खासी वो भी कमजोर होने लगी, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं दोस्तों समझ भी नहीं पा रहा था कि यार मैं तो यार एक 90 या फिर एक निप पीने के चक्कर में जाता था, और हर बार यही सोचता था कि मैं अभी थोड़ी सी पीऊंगा, लिमिट में पीऊंगा और सीधा सीधा घर आके अपना जो भी खुशियां है आनंद है मदिरा पान की वो लूंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जो शरीर है अभी बदल चुका है, और फिजिकल एलर्जी के तहत मेरा शरीर काम कर रहा है। मैं जब भी थोड़ी सी पीने जाता हूँ तो फिजिकल एनर्जी मेरी जागृत हो जाती है, और फिर मेरा शरीर मेरा मन ताबे में मेरे रहता नहीं, और मैं फिर ना चाहते हुए भी बहुत सारी मात्रा में शराब पी जाता हूँ। दोस्तों मेरी बीवी ने ऐसा नहीं कि मेरे लिए शराब छोड़ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए, प्रयत्न बहुत सारे किए, आवा किए बावा किए, यहाँ तक कि वो टीवी पे जीरो एडिक्शन नाम की दवाई वगैरह आती थी, वो 2-3 हजार रुपए की दवाई मंगाई, इधर उधर जाके कुछ नुस्खे बोलते हैं उसको, नुटके उसने आजमाए। लेकिन फिर भी मैं राक्षसी विकृति किस्म का इंसान था, तो वो कुछ असर मेरे ऊपर हुआ नहीं। हाँ ये बात थी, लेकिन कुछ 10-12 दिन के लिए मैं शराब से दूर हो जाता था, और फिर से मेरी फिटनेस आ गई तो फिर से मैं फिर अपने वही रूटीन में आ जाता था। तो दोस्तों ऐसा करते करते जब मेरा बेकाबूपन बढ़ते गया तो मैं जिन दोस्तों के साथ में शराब पीता था उन्हीं के साथ में झगड़े करना, गाली गलौज करना, मतलब एक तरह से मेरे वो जो संबंध रहते थे ना वो टूट रहे थे। मेरे रिश्तेदारों को भी पता चल गया था कि ये बुट्टा शराब पी के अनशन इसका व्यवहार है, कब कहाँ तमाशा खड़ा कर देगा। तो इस कारण दोस्तों मेरे जो रिलेशन वाले थे वो किसी फंक्शन में वगैरह मेरे को बुलाने से कतराते थे। मैं यहाँ पर दोस्तों शराब पीने के बाद में
खुद को अच्छा समझने लगता था। ऐसा लगता था मुझे कि मैं अच्छा एक इंसान हूँ, अच्छा पति हूँ, अच्छा पिता हूँ, नौकरी करता हूँ। अब नौकरी मेरी ईश्वर की कृपा से ऐसी थी दोस्तों कि यहाँ पे मास्टर नहीं, मेरे ऊपर किसी कंट्रोलिंग ऑफिसर का साया नहीं, क्योंकि मेरा जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो नागपुर में बैठता है। सब कुछ जो भी बातें हैं वो मोबाइल टू मोबाइल होती थी। और महीने में एक आध दिन जब भी वो यहाँ पर आते थे देखरेख के लिए, तो हम लोगों का वो 10-15 मिनट का प्रेजेंटेशन ही काफी रहता था। हम साहब लोगों को पूरी क्लियरिटी करके वापस भेज देते थे। तो दोस्तों इस कारण दोस्तों मैं बिल्कुल बेखौफ काम करता था। ऑन ड्यूटी पे भी शराब पीना, किसी भी कंपनी में शराब पीकर जाना, वहां पर अपनी मनमानी चलाना गार्डों के साथ में। तो ये ऐसा मेरा रूटीन चालू था। तो दोस्तों आए दिन फिर मेरे घर में झगड़े होना, घर की शांति भंग होना, इस तरह का वो कलोर चालू रहता था। इवन दोस्तों मेरे बीवी ने तंग आकर 2 बार आत्महत्या भी करने की कोशिश करी। लेकिन ईश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर, ईश्वर मेरे ऊपर काम कर रहा था कि उस समय में मैं घर में अवेलेबल था। तो वो दोनों टाइम के दोनों आत्महत्या वाले जो मामले थे वो टल चुके थे दोस्तों। और फिर से मैंने बीवी के सामने कसम खाना कि नहीं, मैं कल से अभी हाथ नहीं लगाऊंगा, बच्चे की कसम खाता हूँ, ये खाता हूँ वो खाता हूँ। तो ये सब कुछ दोस्तों ये मेरी ढकोसलेबाजी थी, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि नहीं कि सोए हुए इंसान को जगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको दुनिया की कोई ताकत उठा ही नहीं सकती थी। तो दोस्तों आए दिन मेरा ये जो शराब पीने का जो ढंग था वो बिगड़ने लगा। मैं पहले छुप छुप के पीता था। फिर दोस्तों शराब पीकर घर में जब आने लगा तब मेरे घर के लोगों को पता चला कि ये इंसान शराब पीता है। उसके बाद में दोस्तों मेरी तो ऐसी हिम्मत बढ़ गई कि फिर मैं घर में शराब ला के पीने लगा। थोड़ी बहुत भी कम जाती थी तो स्पेयर में लेके आता था, और जब जी चाहे घर में लिया गिलास, लिया पानी, वो वहीं पे पी के अपना किचन में पी के अपना वो रोल मेरा चालू रहता था। तो दोस्तों एक दिन मेरे साथ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैं मेरे सहकर्मचारी जो रहते स्टॉप के मेंबर, तो उनके साथ में वही वाटर सप्लाई की बात के विवाद के चक्कर में विवाद कर बैठा। और वो विवाद इतना बढ़ा दोस्तों कि मुझे उसके ऊपर औजार निकालने की नौबत आई, क्योंकि हम लोग क्वार्टर में रहते हैं और क्वार्टर में एक दो कर्मचारी के निवास स्थान रहते हैं ना। तो दोस्तों उस हादसे में मेरे हाथ से औजार वो आदमी को लग सकता था। मैं शराब पी के था, होश में नहीं था। गाली गलौज की उसकी मिसेज भी वहां पे खड़ी थी, वो इंसान भी मेरे से अच्छी तरह से बातें कर रहा था, लेकिन मैं ही ऐसा बेवकूफ इंसान था कि मैं किसी की बातें नहीं मान रहा था। तो दोस्तों मैंने औजार जैसे निकाला और उसको मारने जा रहा था, तो मेरी बीबी वहां पे थी। तो मेरी बीबी ने झट के साथ में मेरा हाथ पकड़ा और वो औजार मारने से मुझे रोक दिया। और कैसे तो भी घसीटते हुए, धक्के मारते हुए घर लेके आई, वो औजार को छीना, फेंक दिया और मुझे सुला दिया। उसके बाद में दोस्तों 4 घंटे बाद मुझे होश आया। और जब होश आया तो पलंग पे ही मैं अपना बिल्कुल निढाल अवस्था में बैठा था। तो दोस्तों मेरी बीबी रोते हुए मेरे पास में आई और मेरे को बोलने लगी कि आशु के पप्पा, ये आज आप क्या करने वाले थे, क्या करने जा रहे थे? आप शराब पी रहे हो, ज्यादा मात्रा में शराब पी रहे हो, तो शराब पी के चुपचाप घर में आया करो, सो जाया करो, क्यों दूसरे को तकलीफ दे रहे हो? आज तुम ऐसा काम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से किसी का खून हो सकता था, किसी को मार लग सकता था, किसी की जान जा सकती थी। और मान लीजिए कि आपके हाथ का घाव अगर उनको लग जाता, उनकी जान निकल जाती या कुछ तो भी उनका डैमेज हो जाता, तो आपकी सरकारी नौकरी है, अगर आपका केस बन जाता तो आपको निश्चित तौर पे जेल हो सकती थी और आपकी नौकरी जा सकती थी। तो जब आपको जेल होंगी, आपकी नौकरी जाएंगी, तो फिर मेरा और मेरे बच्चों का इस परिस्थिति में क्या होगा? आजकल भाई भाई को साथ नहीं देता, तो मेरे भाई मेरे को कहाँ से साथ देंगे? मैं अकेली बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? और ये जमाना ऐसा है कि ये जिसकी जो मजबूरी होती है तो मजबूरी का फायदा उठाने वाला ये जमाना है। तो दोस्तों ये 4-5 सवालों ने मुझे इतना छिन्न विछिन्न कर दिया कि मैं बिल्कुल सोच में गिर गया कि नहीं यार प्रशांत, तू जो कुछ भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरा अच्छा परिवार है, अच्छी बीवी है, अच्छी नौकरी है। नौकरी किसी को आजकल मिलती नहीं, और तेरे को इतनी बढ़िया नौकरी मिली कि घर बैठे तेरी नौकरी हो रही है, किसी साहब आपका तेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं, फिर भी तू ऐसी गलतियां क्यों कर रहा है? तो दोस्तों ये बात मुझे कहीं ना कहीं क्लिक हुई। और फिर मैंने वहीं पे निर्णय लिया कि नहीं यार, अब कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का कुछ पता नहीं था। मैंने एक दोस्त को फोन लगाया कि मुझे शराब छोड़नी है, मुझे किसी अच्छे व्यसन मुक्ति केंद्र का पता दे भाई। दोस्तों मैंने जिस दोस्त को
फोन लगाया, वो दोस्त अल्कोहलिक एनोनिमस का सभासद था। देखिए दोस्तों, ईश्वर की कृपा कैसे कहाँ से आ रही है। मैंने उससे 20 मिनट तक के बात करी, उसने भी मेरे से बात करी। तो बोले प्रशांत ठीक है, बोले तेरे को बोले यहाँ पे शराब से दूरी निश्चित तौर पे मिल सकती है, लेकिन तेरी मन की इच्छा है क्या, तू सही में अपने हृदय से शराब से दूर होना चाहता क्या। इस तरह के ऐसे दो चार सवाल मेरे को पूछे और मैंने हाँ भी भर दी। मेरी बीवी भी थोड़ी सी मुस्कुराई उस समय में कि नहीं यार चलो जो हो गया वो होने दो, बीत जाने दो, लेकिन आज तो भी मेरा पति एक अच्छा डिसीजन लेने जा रहा है, अच्छा काम करने जा रहा है। तो दोस्तों उन्होंने मुझे 8/11/2015 को, मतलब 7/11/2015 को मेरे साथ में हादसा हुआ। वही शाम को 7/11 को मैंने शराब छोड़ने का निश्चय किया और उसी दिन मैंने वो भाई से बात की। वो भाई ने मेरे को, संडे का दिन था, तो यहाँ पर तू आजा, सुप्रभात समूह गणेशपेट, ऐसा मुझे वहां पे उन्होंने पता दिया था दोस्तों। तो दोस्तों मैं सवेरे 7 बजे, नवंबर का महीना था, 8 तारीख थी, ठंडी बड़ी भयंकर थी। मैं पहले दिन शराब पी के था और जब रात को मेरी शराब ड्राई हो गई तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मेरा हृदय जो था वो धड़धड़ कर रहा था, मेरा जो मस्तिष्क था वो काम नहीं कर रहा था, वो कैसे तो भी बेचैनी महसूस कर रहा था, व्याकुलता महसूस कर रहा था, सुना सुनापन महसूस कर रहा था दोस्तों। मेरे से चलने की, शरीर में ताकत कम हो गई थी। मतलब एक तरह से वो शराब पीने के क्रेविंग मुझे आ रही थी कि अभी अगर मैं 90 मारूंगा तो मेरे अंदर फिर से जोश आएगा, इस तरह के वो मेरे हालात हो चुके थे दोस्तों। लेकिन मुझे शराब छोड़ने की तीव्र इच्छा थी। मेरी बीवी ने बोला थोड़ी बहुत तकलीफ होंगी, बोले आपको सहन करो। तो दोस्तों मैंने देखा कि सवेरे मैं मोटरसाइकिल लेके जब जाने के लिए निकला तो ठंडी की वजह से मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। तो मेरी बीवी बोले ठीक है, बोले मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे अपन, मैं स्कूटी लेती हूँ, बोले स्कूटी से अपन एक्टिवा से जाते हैं। दोस्तों सावनेर में रहता था, सावनेर से नागपुर की दूरी, मैं जहाँ पे रहता हूँ 50 किलोमीटर के लगभग है। तो मैंने देखा कि मेरी बीवी पुड़ाकार ले रही है और मुझे बोल रही है कि आपसे गाड़ी चलाना नहीं हो रहा है तो अपन स्कूटी से चलते, नागपुर तक मैं गाड़ी चलाऊंगी, नागपुर के अंदर आप थोड़ी बहुत चला लेना, क्योंकि लाइसेंस वगैरह नहीं था और पुलिस वालों का थोड़ा सा डर था। दोस्तों मैंने देखा कि यार मेरी बीवी महिला होके इतनी सारी हिम्मत जोड़ पा रही है, मेरे को दुरुस्त करने के लिए इतने ठंडी में गाड़ी चलाने की सोच रही है, तो इतनी हिम्मत ऊर्जा इसमें आई कहाँ से। और मैं आदमी मर्द होने के बाद में भी इतना कमजोर कैसे क्या हूँ। दोस्तों वहां पे थोड़ी बहुत मुझे आत्मग्लानि हुई, लेकिन फिर मैंने मेरी बीवी को बोला ठीक है तू गाड़ी चला ले, क्योंकि मैं गाड़ी चलाने की हालत में हूं नहीं। तो कैसे तो भी वहां पे गए दोस्तों। जैसे सुप्रभात समूह के द्वार पे हम लोग खड़े थे, मीटिंग चालू थी दोस्तों, वहां पे प्रेयर हुई और वहां पे किसी का ध्यान मेरे तरफ गया। वो बड़े इज्जत के साथ में दोस्तों मेरे को अंदर लेके गए। वो बोले भाई आप यहाँ पे 1 घंटा बैठिए, यहाँ पे जो बोला जाता है सिर्फ कान लगा के सुनिए और आंखों से देखिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों मैं मस्त पैकी वहां पे बैठा और वहां पे ऐसे अनुभव चल रहे थे। तो वहां पे देखा मैंने कि जो व्यक्ति अनुभव बोल रहा है वो सर्वप्रथम अपने आप को शराबी घोषित कर रहा है और उसके बाद में बोल रहा है कि ईश्वर की असीम कृपा कि आज मैंने शराब नहीं पी। तो ये जो शब्द था दोस्तों, ये मेरे कानों में इस तरह से गूंजा कि मैंने कहा कि यार किसी बेवड़े के ऊपर, किसी शराबी के ऊपर, किसी बेईमान के ऊपर, किसी स्वार्थी के ऊपर, मतलब जिसके अंदर में खचाखच चरित्र दोष भरे पड़े हैं, उसके ऊपर भी ईश्वर की कृपा होती है। ये बात जब मैंने पहली बार सोची तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं यार, ये प्रोग्राम में इतने सारे लोग दिख रहे हैं मेरे को, तो ये पागल नहीं होंगे, ये शायद शराबी होंगे और शराबीपन से ये अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर कुछ तो भी निकल भी गए होंगे। दोस्तों एक तो मैं ईश्वर को ना मानने वाले लोगों में से था और शराब की ये बुरी दूसरी लत। तो ये दो कारण थे कि मैं व्यभिचारी, दुराचारी, पागलपन वाली हरकतें करने वाला इंसान बन चुका था। लेकिन जब वहां पे मैंने सर्वप्रथम ईश्वर का नाम सुना तो मैं थोड़ा सुन्न हो गया और मैं सोचते ही रह गया। मैं बोला ठीक है अपन देखते हैं और आगे क्या क्या ये लोग बोलते हैं। तो दोस्तों इन्होंने शराब के बारे में जो नुकसान होते हैं वो मुझे बताया कि शराब पीना ही अपने आप में एक बीमारी है। मैं बोला भला ये कौन सी बीमारी है, ऐसी कोई मेरे को बीमारी है ही नहीं, मैं तो फिट हूँ, मेरे अंदर में सब कुछ बराबर है। तो जब धीरे धीरे वो मद्यपान नाम की जो बीमारी का विश्लेषण यहाँ पर होते गया मीटिंग के मार्फत से, तब मैं समझते गया दोस्तों कि सही बात है यार। क्योंकि मैं थोड़ी सी पीना चाहता था, हर बार मैं ये सोच के जाता था कि नहीं मैं थोड़ी सी पीकर घर वापिस आऊंगा, लेकिन ऐसा एक भी बार नहीं हुआ। मैं जब जब थोड़ी सी पीने के लिए गया तब तब दोस्तों मेरे को भरपेट शराब पीकर ही वापिस आना पड़ा। तब जाके दोस्तों यहाँ पर मुझे मद्यपान नाम के जो
टाइप या लक्षण बताए गए थे, अपना मानसिक आकर्षण, फिजिकल एलर्जी और नैतिकता का अधपतन। तब जाके दोस्तों मेरे को ये बात पता चली कि मानसिक आकर्षण क्या है, फिजिकल एलर्जी क्या है, मेरा स्पिरिचुअल बैंक करप्सी क्या है। तो दोस्तों ये सब कुछ देखने के बाद वो जब मीटिंग खत्म हुई, तो मीटिंग में कुछ ओल्ड टाइमर लोग मेरे को मिले, मेरे से हाथ मिलाया और मुझे मेरे खांधे पे हाथ रख के मुझे गले से लगाया। मेरे को बोले कि भाई प्रशांत, तू इस मीटिंग में आते रहे, हमारा अच्छा हुआ है, तेरा भी अच्छा होगा। क्योंकि बोले ये जो हमारा कार्यक्रम है ना, बोले अल्कोहलिक एनोनिमस का, तो ये बोले बहुत सारे मतलब असंख्य लोगों के, मतलब स्त्री या पुरुष, इनके असंख्य लोगों के शराब और शराबियत से छुटकारा पाने की कहानी है बोले। ये जब तेरे को एक दिन में समझ में नहीं आएंगी, लेकिन निरंतर जब तू मीटिंग में आएगा तो तेरे को सब कुछ समझ में आएगा और शराब से तेरे को दूरी निश्चित मिल सकती है। तो दोस्तों मैं ये कुछ चीजें, जो प्यार मुझे यहाँ पे मिला, जो अपनापन यहाँ पे मिला, और ऊपर से मुझे जो बोल रहे थे कि आप इस मीटिंग में आओ, इस मीटिंग में आने के लिए कोई पैसा लगने की आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सदस्यता है वो निःशुल्क है। मैंने देखा कि बाहर की जिंदगी में लोग मतलबी है, अपना मतलब निकालने तक अपने साथ में रहते हैं, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देता। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मैंने देखा कि मेरे दुखों में ये लोग साथ दे रहे हैं, मुझे अच्छी फेलोशिप दे रहे हैं, मुझे अच्छा मार्ग दिखा रहे हैं, मुझे शराब से दूर करने के लिए जो भी प्रयत्न है वो सब प्रयत्न करने के मेरे को उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो मेरे जो पैर जो थे, जो बिना कारण शराब की तरफ जाते थे, वो दोस्तों इधर मीटिंग की तरफ आने लगे दोस्तों। और देखते देखते दोस्तों मुझे वन डे एट अ टाइम का फार्मूला मिला। वन डे एट अ टाइम के फार्मूले के तहत दोस्तों मैं सोबर होते गया, मेरे घर में थोड़ी बहुत शांति आने लगी। मेरे घर में जो मेरी जो विवेक बुद्धि जो थी, मेरी स्कल मतलब खोपड़ी जो डैमेज हो चुकी थी, वो दोस्तों धीरे 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 मेरी परिवर्तन मतलब मानसिकता में परिवर्तन आने लगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैंने सर्वप्रथम देखा कि मुझे यहाँ पे स्वीकार करना है प्रामाणिकपना से कि शराब के सामने मैं हतबल हूँ, और इस शराब ने मेरे को अस्त व्यस्त कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम, जिसको हम हिंदी में कार्यक्रम कहते हैं, तो ये कार्यक्रम का मतलब मुझे यहाँ पे समझाया गया कि क्रम से करने का कार्य वो कार्यक्रम होता है। और धीरे धीरे दोस्तों मैं मीटिंग के माध्यम से सोबर होने लगा। और जैसे जैसे दोस्तों मेरी सोबराइटी बढ़ने लगी, तो वैसे वैसे मुझे मीटिंग का जो महत्व है वो समझने लगा। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में मैं अपने अनुभव से तो इतना कह सकता हूँ कि ये जो अपना ये का जो कार्यक्रम है ना, या फिर ये का जो बेस है, वो आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता बेस आध्यात्मिकता का बेस मेरा अस्तित्व है। और जो अस्तित्व मतलब मैं जिंदा हूं, तो उसका जो बेस है वो ईश्वर है। आज ईश्वर ही है जो मेरे जैसे बेवड़े के ऊपर अपनी छाया बना के रखा है, मेरा जो अस्तित्व है उसको टिकाए रखा है, मतलब मैं जिंदा हूँ। तो ये सब वो ईश्वर की कृपा ही है। मुझे यहाँ पर दोस्तों कहा गया था, ब्रिंग योर बॉडी एंड योर माइंड विल बी ऑटोमेटिकली चेंज। सिर्फ आप बोले अपना शरीर यहाँ पर लेकर आओ, आपका दिमाग अपने आप यहाँ पे बदल जाएगा। तो दोस्तों ये जो अपने आप में जो बदला होगा ना, तो वो क्या है, या फिर मेरा जो परिवर्तन होने वाला है ये कैसा होगा, तो इसके बारे में दोस्तों मैं थोड़ा सा मतलब समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या होने वाला है कि मैं बदल जाऊंगा, मेरे में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे बताया गया कि इस प्रोग्राम में कोई एक ताकत है जो ये सब कराती है, और उसको हम उच्च शक्ति बोलते हैं, कोई ईश्वर बोलता है, कोई परमेश्वर बोलता है, कोई हायर पावर बोलता है। मतलब एकंदरित तो मुझे यहाँ पर जिसको गॉड कहते हैं ये बताया गया। और आज दोस्तों मैं अपने इस 4 साल के अनुभव से ये बोल सकता हूँ कि गॉड इज अ डायरेक्टर, आई एम एन एक्टर। मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक कलाकार हूँ, लेकिन मुझे जो चलाता है, मुझे जो डायरेक्शन देता है वो डॉक्टर गॉड है दोस्तों। गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। तो दोस्तों ऐसा करते करते एक एक दिन का सफर करते करते दोस्तों मेरे 2.5 साल पूरे हो चुके थे। और फिर 2.5 साल के बाद दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी सब कुछ जान गया, पहचान गया, मेरे को सब आता है। तो ये मेरा अहंकार था, मेरे अहंकार ने जवाब दे दिया, और मैंने अहंकार के तहत मीटिंगों में जाना छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप दोस्तों 6 महीना बीत जाने के बाद में फिर से शराब का प्याला मेरे हाथ में आया। और उसके बाद दोस्तों 1.5 साल तक के मेरी ऐसी दुर्गति हुई कि मैं क्या बताऊं कि मेरी फोटो तो दोस्तों उस समय में निश्चित तौर पे दीवार को लग सकती थी। ये बिल्कुल 100% तय था
क्योंकि मैं मस्ती ऐसे करता था। एक बार वाटर सप्लाई के संबंध में मैं किसी कंपनी के मैनेजर से उलझ बैठा और वो मैनेजर ने, मैं जहाँ पे रहता हूँ तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, तो सरपंच के मार्फत मेरी जो कंप्लेंट थी वो हमारे यहाँ के जो आमदार साहब थे, सुनील बाबू केदार, सावनेर क्षेत्र से जो आमदार चुन के आए थे, तो उनके पास में कर दी। और उन्होंने दोस्तों, वो इंडस्ट्री के बड़े बड़े मैनेजर लोग, बड़ी बड़ी पहचान वाले लोग हैं, तो उनको देख के सीधा मेरे ऊपर एक्शन कर दिया और उन्होंने सीधा मेरे कंट्रोलिंग ऑफिसर को फोन किया कि ये प्रशांत नाम का जो बंदा है इसको यहाँ से भगा दो, बदली कर दो। दोस्तों मेरे साहब का फोन आया मेरे को, बोले प्रशांत तूने ऐसा क्या किया? मैं बोला ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब। तो फिर आमदार का तेरा कनेक्शन क्या है? बोले उसने बताया, बोले कि तेरी कंप्लेंट है, ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों मैंने बताया नहीं उनको कि मैंने कुछ किया करके। मैं बोला आप आके यहाँ पे चेक करा सकते हैं, मैंने कुछ किया होगा तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। अब मेरी छोटी सी वो कंपनी वाले से शाब्दिक तौर पे बातचा बातची हुई थी, और उसी का दोस्तों इतना बड़ा मुझे नुकसान झेलना पड़ा कि वो आमदार ने मेरे को पंचायत समिति में बुला के मेरी पूरी ऐसी तैसी कर दी, मुझे मारने की धमकी दी। मुझे बोले 3 दिन के अंदर में अगर बोले तू यहाँ से अगर रफा दफा नहीं हुआ ना बोले, तो तेरे को बोले गायब कर दूंगा बोले, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा बोले, और फिर तेरे बीवी बच्चे कैसे रहेंगे वो भी मैं देख लूंगा बोले, लेकिन तू यहाँ से 3 दिन के अंदर में भग जा बोले, मेरे सामने में तू दिखना ही नहीं बोले। दोस्तों ये हादसा इतना बड़ा सदमा मेरे को पहुंच चुका था कि मैं बोला अभी 3 दिन के अंदर बदली कहाँ से करूं, मेरे बच्चे का ट्यूशन है, क्लासेस है, एजुकेशन है, मैं यहाँ पे सेट हुआ हूँ, अगर मैं दूसरी तरफ जाता हूँ तो मुझे बड़ी परेशानी होगी। तो दोस्तों मैं बिल्कुल असमंजस में था, लेकिन तब भी ईश्वर मेरे साथ में था और ईश्वर ने मेरे को सशक्त विवेक बुद्धि दी। मैंने फिर से दोस्तों मीटिंगें ज्वाइन की, और मीटिंगें ज्वाइन करने के बाद में दोस्तों मेरे को समझाया गया कि भाई गलती हुई है, माफी मांग ले, ईश्वर सब बराबर करेगा। तो दोस्तों मैं मेरे एक दोस्त के माध्यम से वो आमदार तक के पहुंचा, आमदार के पैर पकड़कर मैंने माफी मांगी, तब जाके दोस्तों ये मामला सुलझा। मैं माफी मांगने वालों में से नहीं था दोस्तों, लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग ने, आप लोगों ने मुझे सिखाया कि जहाँ पे गलती हो गई ना, वहां पे तू स्वीकार कर ले, आगे की समस्या है तेरे को झेलना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे साथ में इतने बड़े बड़े मैटर हो गए तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मैं शराब पीता था। इसका मतलब दोस्तों वो ईश्वर मेरे लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रखा होगा उसने कि नहीं यार अभी इसकी जीरने दो, इसकी मस्ती को अच्छी तरह से घुलने दो, और फिर इसको अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में लाओ। दोस्तों यहाँ पर मैं इतना सीख पाया दोस्तों मीटिंगों में, कुछ पा लेना या फिर जो हासिल कर लेना जिसको बोलते हैं ना, तो कुछ पा लेना या हासिल कर लेना इसको सफलता नहीं बोलते। सफलता तो दोस्तों उसे कहते हैं कि जब आप में एक शानदार तरीके से बदलाव आता है, और वो बदलाव जो है वो आपको हर क्षण में आपकी जो समस्या है वो समस्या से विचलित नहीं होने देता, इसको सफलता कहा जाता है दोस्तों। ये मैंने इस मीटिंग में सीखा दोस्तों। उसके बाद में मुझे अनुभव आया कि आधे अधूरे प्रयासों से दोस्तों मुझे सफलता नहीं मिलने वाली है। ये बात तो बिग बुक में भी लिखी है दोस्तों, मैं तो खुद अपने मुंह से नहीं कह रहा, बिग बुक कहता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सही मायने में फिर मेरा वो 10 फरवरी 2020 का दिन निकला, और तब से मैंने ठान लिया कि अभी ईश्वर की प्रार्थना करना, अल्कोहलिक एनोनिमस की लगातार मीटिंग करना, अपने फेलोशिप से दूर नहीं जाना, अपने को जब भी कुछ क्रेविंग आता है, समस्या आती है, तो अपने फेलोशिप को बताना और उसमें से मार्ग ढूंढना। तो दोस्तों कहते हमारे लिए अल्कोहलिक एनोनिमस के जो दरवाजे है वो कभी बंद नहीं होते, 24 घंटा चालू है। तो दोस्तों नॉट एट के तहत 10 फरवरी को मैं फिर से रुक गया, फिर से मीटिंगें ज्वाइन की। ईश्वर ने फिर से दोस्तों मुझे अपना लिया, मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे इतनी सशक्त विवेक बुद्धि दी कि मैं मीटिंग से दूर ना जाऊं। दोस्तों मैं लगातार मीटिंगें करते रहा और मीटिंगों से कुछ न कुछ सीखते रहा, तब जाके दोस्तों एक एक दिन के आधार पर मुझे ये 4 साल जो है वो कंप्लीट करने को मिले। नहीं तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मेरे जैसा बंदा यार 4 साल शराब से, 1 घंटा भी शराब से दूर नहीं रहने वाला इंसान आज 4 साल शराब से दूर रह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आपने अगर मेरे कंधे पे हाथ नहीं रखा रहता, मैंने कभी भी आपको फोन किया तो आपने अगर फोन नहीं उठाया रहता, आपने मेरे को मदद नहीं करी रहती, तो मेरे अकेले की कहाँ ताकत थी कि मैं शराब से दूर रहूं। मैं तो घर से बिल्कुल पैर बाहर निकलते बराबर शराब पीने के बारे में सोचने वाला इंसान था। जबकि बात ऐसी है कि एक जवाबदार व्यक्ति जो है ना, वो बोलता है कि कल को मेरे को काम को जाना है, तो अभी मेरे को रात को जल्दी सोना पड़ेगा, सवेरे उठना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, अपना टिफिन लेके काम को जाना पड़ेगा, तब मुझे शाम को मेरी रोजी मिलेंगी और वो रोजी से मैं
अपने परिवार वालों का पेट भर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों मेरा तो ऐसा किस्सा था ही नहीं। मैं जब भी रात को सोता था ना, तो मुझे दूसरे दिन काम की चिंता ही नहीं रहती थी। मुझे सिर्फ चिंता ही रहती थी, कल कैसे पीना है और किसके साथ पीना है, कल यहाँ जाना है कि वहां जाना है। तो ये सोच के दोस्तों मैं रात को सोता था और दूसरे दिन वही तरीका अपनाकर दिन भर शराब पीने की लत से मतलब शराब पीते पीते ही रह जाता था दोस्तों। तो दोस्तों मेरे को जब 4 साल पूरे हुए, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि एक एक दिन के आधार पर मैंने पहला साल कैसे पूरा किया, दूसरा साल कैसे पूरा किया, तीसरा साल कैसे पूरा किया। तो दोस्तों ये सब कुछ आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों की फेलोशिप से, ईश्वर की कृपा से, एक ही मीटिंगों से, ये सब कुछ दोस्तों सफलता मुझे मिलने लगी दोस्तों। तो दोस्तों कहते हैं कि सात्विकता का जो दिन होता है, वो समय में आपको या फिर उस दिन में आपको माफी मांगना पड़ता है, माफ करना पड़ता है, धन्यवाद देना पड़ता है। तो दोस्तों मैं पहले ऐसा था ही नहीं। यहाँ आने के बाद में दोस्तों मैंने देखा कि कोई उच्च शक्ति है कि जो मेरे को वापस होश में ला सकती है। यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे सामने दो शक्तियां हैं, एक शराब और दूसरी ईश्वर, गॉड। तो दोस्तों मैंने दोनों शक्तियों में तुलना करी और हमारी जो मीटिंग है वो मीटिंग के माध्यम से मैं जान गया था कि शराब से बढ़कर भी और एक शक्ति है कि जो वापस मेरे को होश में ला रही है और ला सकती है। तो दोस्तों मैंने ईश्वर को पकड़ा। मैं बोला नहीं, शराब तो मेरा नुकसान कर रही है, ईश्वर को पकड़ो, ईश्वर के कांटेक्ट में रहो, ईश्वर के कनेक्शन में रहो, तो ईश्वर मेरे को सफलता देंगे दोस्तों। और मीटिंगों के माध्यम से मैं ये भी जान गया था कि आई डोंट रन इन दिस शो। कहते हैं ना वो कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं भी कहाँ हिल रहा था, सब हिलाने वाला तो वही व्यक्ति, वही शक्ति थी। मुझे जो शराब पीने के बाद में परिणाम दिए, नुकसान दिए, तकलीफें दी, वो ईश्वर ने दी है, ऐसा मेरे को मानना है। और जब वो तकलीफें दी, तब दोस्तों मेरे को ईश्वर का ध्यान आया कि अब इस तकलीफों से ईश्वर ही मेरे को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं सर्वप्रथम उस अपने ईश्वर को धन्यवाद दूंगा दोस्तों, जिसने मेरे को शराबीपन में भी जिंदा रखा, अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में लाया, और मैं आज आप लोगों के सामने ईश्वर को धन्यवाद देने लायक बन गया हूँ। तो सर्वप्रथम दोस्तों मैं मेरे ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हमारे जो पूर्वज डॉक्टर बॉब साहब और बिल डब्ल्यू साहब, जिन्होंने 1935 में इस अप्रतिम कार्यक्रम की रचना की दोस्तों, कि ये सोचकर कि प्रशांत जैसा आदमी बेवड़ा 88 साल बाद अस्त व्यस्त होकर आएगा और इस अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग के माध्यम से एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इन महापुरुषों को दोस्तों मैं शत शत बिल्कुल नमन करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद देता हूँ। मैं तो इनका जन्म भर ऋणी रहूंगा दोस्तों। मैं इनका ऋण मतलब जो कर्जा है, मैं जिंदगी भर फेड नहीं पाऊंगा, परत नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। दोस्तों धन्यवाद देने का दिन है। ये जो हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग थी, ये तो फॉरेन में थी। फॉरेन से दोस्तों हमारे भारत में दिल्ली में आई, दिल्ली से फिर मुंबई, नागपुर, पुणे, पूरे मतलब ऑल इंडिया में फैली। नागपुर से फिर दोस्तों सावनेर में आई। तो ये फेलोशिप जिन जिन लोगों ने लाई, मैं अब सभी के नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मालूम है कि किसी ना किसी ने प्रयास किया। दिल्ली से मुंबई आई, मुंबई से नागपुर आई, नागपुर से सावनेर तक आई। तो इन सभी भाइयों का, ओल्ड टाइमर का, मेरे पूर्वजों का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों आखिरी के अंतिम समय में मैं मेरे 4 साल का जो सात्विकता भरा जो सफर है, वो थोड़ा सा शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। मैं सिर्फ इतना कहूंगा दोस्तों कि अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे इस 4 साल में बहुत कुछ दिया। अब बहुत कुछ दिया इसका मतलब धन दौलत दी, ये तो नहीं कहूंगा दोस्तों मैं। लेकिन ये ने मेरे को मेरी पहचान दी, अपने आप को मतलब मुझे मेरे को जानने का पूरा पूरा मौका दिया कि मैं कैसा इंसान हूँ दोस्तों। जब मैं मीटिंग में आया था तो मुझसे पूछा गया था कि भाई प्रशांत, आपको शराब की समस्या है क्या? तो मेरा जवाब अकड़ के था दोस्तों, अकड़ेल स्वभाव का था ना मैं, तो मैं बोलता था नो, आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल। तो दोस्तों इस पर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के अपने जो ओल्ड टाइमर थे, इन्होंने कहा प्रशांत ठीक है, बोले तेरे को शराब की समस्या नहीं है, लेकिन तू, तेरे अंदर में जो चरित्र दोष भरे है बोले, तू उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा बोले, तेरी ये समस्या है बोले। पीना तेरी समस्या नहीं है बोले, जीना तेरी समस्या है बोले। तो दोस्तों तब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ, साला यार शराब पीना समस्या हो सकती है, लेकिन जिंदगी जीना ये कोई समस्या थोड़ी ना है।
यहाँ पर मुझे चरित्र दो बताए गए जिसको हम 7 डेडली सिंस बोलते हैं। तो ये कुछ नए शब्द जब मेरे कानों में पड़े ना दोस्तों, तो मैंने बिल्कुल स्वीकार किया और मुझे स्वीकार करना ही पड़ा क्योंकि मेरी वास्तविकता थी। मेरी वास्तविकता ये थी कि चरित्र दोषों से मैं भरा पड़ा था और वो चरित्र दोषों के अंतर्गत ही दोस्तों मैं ये दुनिया भरे के जो कुकर्म है, गलत काम है, ये कर बैठता था दोस्तों। दोस्तों मैंने स्वीकार किया कि सही बात है यार, मैं बिल्कुल चरित्रहीन किस्म का इंसान हूँ और मुझे इस चरित्र दोषों से लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों तब से मैंने निरंतर मतलब 10 फरवरी 2020 से निरंतर हर दिन कभी ऑनलाइन मीटिंग, कभी फिजिकल मीटिंग, तो हर दिन कुछ ना कुछ दोस्तों मैंने मीटिंगें की और हर मीटिंग से दोस्तों मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। इस साल दोस्तों ये मीटिंग के सफर में मैंने ये सीखा कि जो हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है ना, वो मतलब हमको शराब को जो बोलते हैं कि शराब को कंट्रोल में पीने का प्रशिक्षण नहीं देता, बल्कि दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम ये है कि हमारी जो संयमता या धैर्यता बोलते हैं ना उसको, तो ये हमारे संयमता को टिकाए रखने का प्रशिक्षण देता है दोस्तों। इतना मैं कहना चाहूंगा। उसके बाद दोस्तों अंत में ये कहूंगा कि अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट गेट टू सोबर, मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में तुम्हारी शराब छूटेंगी ऐसा कोई वादा अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग नहीं करती, लेकिन तुम हर बार 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 लगातार मीटिंग में आते रहो तो आपको शराब से दूरी निश्चित तौर पर मिल सकती है। ये भी अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग हमें बोलती है। तो दोस्तों मुझे इस मीटिंग के माध्यम से समझ में आ गया दोस्तों कि मैं कितना भी धार्मिक कर्मकांड करूं, कोई भी इलाज करूं, मुझे फायदा नहीं होने वाला है। मेरे अंदर में जब तक विश्वास नहीं है तो मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ, तो एक्शन का दोस्तों सफल होना मेरे लिए मुश्किल है। मैं असफल होने वाला ही हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मुझे लगा कि आई नीड कन्वर्शन। मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों कि अभी मेरे को बदलने की आवश्यकता है प्रशांत। इतना समझ पाया दोस्तों मैं कि मीटिंग में बोलते हैं ना कि जब मेरा शरीर शांत है, वो नई धारा का प्रशांत बनकर नई मानसिकता के साथ में वापिस फिर से बन सकता है, मतलब एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो दोस्तों इसके लिए मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को समझना पड़ेगा। हमारा जो प्रोग्राम है वो 12 कदमों का है। 12 कदमों पे रोज के रोज मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके दोस्तों मेरी रिकवरी निश्चित तौर पर मुझे मिल सकती है। तो इसके लिए दोस्तों मुझे मेरी जो अस्त व्यस्तता है, अनमैनेजेबिलिटी है, मेरी मानसिकता है, ये सभी के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा वन डे एट ए टाइम के तहत। मतलब हर रोज मुझे इस मेरे चरित्र दोषों पे काम करना पड़ेगा और ये जो 12 कदम मेरे को सुझाव के तौर पे दिए हैं, तो ये अगर मैं लेता हूँ तो ये जो मेरी मध्यपाश नाम की बीमारी है, इसका मैं सामना करके इसको रोक सकता हूँ और एक अच्छी जिंदगी भी जी सकता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये 4 साल का सफर यहाँ तक ही अच्छा था और आगे मेरे को मीटिंगों के माध्यम से बहुत कुछ सीखना है और सीखने की चाहत है। मीटिंग में बने रहने की भी चाहत है क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरा जो अक्रेडिटेशन है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस का ही भाग मेरा अक्रेडिटेशन है, क्योंकि ये टिशन से अगर मैं दूर हो जाता हूँ तो फिर से मुझे कोई दूसरी जगह नहीं मिलने वाली है। यही दोस्तों मेरे लिए स्वर्ग है और यहीं पे मेरे को ईश्वरीय अनुभूति मिल रही है और इसी प्रोग्राम के माध्यम से दोस्तों मैं आज बिल्कुल हैप्पी, जॉयस और फियरलेस जिंदगी जी रहा हूँ। आज मेरे बच्चे सुरक्षित है, मेरी बीवी खुश है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है। तो ये सब कुछ आपके फेलोशिप के माध्यम से, आपके मार्गदर्शन के माध्यम से, ये की मीटिंग है जो मेरे को लगातार प्रोत्साहन दे रही है, प्रेरणा बढ़ा रही है। इसी कारण दोस्तों मैं आज ये 4 साल पूरे कर पाया हूँ, नहीं तो मेरी कोई औकात थी ही नहीं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे विराम करूंगा क्योंकि मेरे साहब का भी यहाँ पर मुझे मिस कॉल भी दिखा। ऑनलाइन में मीटिंग कर रहा था तो फोन का कॉल दिखता है, मैंने उठाया नहीं, शायद मेरे साहब आ गए हैं तो मुझे वो साइड पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों की माफी मांगता हूँ और मैं अपना जो अनुभव था यहीं पे रोकता हूँ। थैंक यू चेयरमैन साहब, शुक्रिया दोस्तों, आप सभी ने मुझे सुना और मुझे मौका दिया।